जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, यानी इस वीडियो में जो भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी भी प्रश्न बन कर के आएंगे। और कहाँ से बनेंगे मैं आपको बताऊंगा आज के इसी वीडियो में। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बहुविकल्पी इस तरीके से होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो आप जाकर देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर आप जरूर देख लेना। और साथ ही साथ हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कि 1929 में जो आर्थिक मंदी हुई या आई उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। और एक प्रश्न यहाँ से बहुविकल्पी बनता है कि महामंदी का आरंभ कब से हुआ। 1929 ईस्वी से हुआ। तो उत्तर क्या होगा, वैश्विक मंदी 1929 ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला, यानी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। 1929 में जो महामंदी आई उसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। यानी भारत के निर्यात में यानी आयात निर्यात में क्या हुआ, 50% की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। और गेहूं की जो कीमत थी वह कितनी गिर गई, 50% गिर गई। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अधिक व्यथित किया। जो नगरवासी थे उन्हें तो महामंदी का कम प्रभाव देखने को पड़ा, लेकिन जो ग्रामीण और किसान थे उन पर अधिक जो है महामंदी का प्रभाव देखने को पड़ा, क्योंकि उन्हें महामंदी के कारण काफ़ी कष्ट काफ़ी दुख उठाना पड़ा। एक ओर जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। और टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु यानी सोने का निर्यात करने लगा। क्या करने लगा, सोने का निर्यात करने लगा, यानी विदेशों में सोना बेचने लगा। 1931 ईस्वी में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1931 ईस्वी में जब महामंदी अपने शीर्ष पर थी उस समय भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था अत्यधिक या अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो ये प्रभाव पड़ा 1929 में आई आर्थिक मंदी का भारत पर प्रभाव ये पड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आसानी से आपको बता दिया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अब मृदा अपरदन को एक नाम से और भी जाना जाता है भूस्खलन। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मृदा अपरदन लिखा हो या भूस्खलन लिखा हो दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकना है तो इसके लिए हमें सीढ़ीदार कृषि की
जानी चाहिए। यानी हमको क्या करना होगा, सीढ़ीदार खेती करनी होगी। कृषि की जो व्यवस्था है उसको, यानी जो खेत हैं उनको सीढ़ीदार बनाना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और जो पहाड़ी क्षेत्र में वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको काटने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थानीय जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी जागरूक बनाया जाना चाहिए। अगला यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों के कोई दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान देंगे उत्तर क्या होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं। यानी भारत में जो जून जुलाई के माह में बोई जाती हैं उन फसलों को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं, और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। और इन फसलों को कब काट लिया जाता है, अक्टूबर के आसपास इनको काट लिया जाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, सन, कपास, जूट खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। तो खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, सन और कपास तथा जूट, ये कुछ प्रमुख हैं खरीफ की फसलें। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। यानी केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर शिशु मृत्यु दर क्या है, सबसे कम है, और यह क्यों है, उत्तर हो जाएगा केरल में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि यह भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। यदि देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। शिक्षित लोग स्वास्थ्य रक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, और जो शिक्षित लोग होते हैं वह स्वास्थ्य रक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, और केरल राज्य के लोग अधिकांश रूप से शिक्षित हैं, इसीलिए वहां पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को पता है, और इसलिए वहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो विक्रेता निम्न प्रकार से उपभोक्ता का शोषण करते हैं। पहला, कम तोल अथवा कम माप का सामान बेचकर। अक्सर विक्रेता क्या करते हैं, उपभोक्ताओं का शोषण किस तरह से करते हैं, कम तोल कर। यदि आपने कोई चीज खरीदी है तो वह कम तोल कर देंगे तथा कम माप का सामान भी बेच देंगे आपको, और आपका शोषण हो जाएगा। अगला है, कम गुणवत्ता वाला घटिया सामान बेचकर भी उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं विक्रेता। बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत लेकर भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अगला है यहाँ पर, असली माल के स्थान पर नकली माल बेचकर भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। अधिक लाभ कमाने के लालच में खाद्य तेल, खाद्य पदार्थों व मसालों आदि में मिलावट करके अक्सर विक्रेता क्या करते हैं, अधिक लाभ कमाने के लालच में आकर के खाद्य जो तेल है या खाद्य कोई पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, और मसाले आदि में क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अगला
है यहाँ पर वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करके तथा वस्तुओं की जमाखोरी करके उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर देंगे और वस्तुओं को जमा कर लेंगे और इसके बाद उन वस्तुओं को अधिक दाम में बेचेंगे। इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अगला यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ताओं को झूठी व अधूरी जानकारी देकर। उपभोक्ताओं को प्रायः विक्रेता झूठी और अधूरी जानकारी देते हैं जिस कारण से उनका शोषण होता रहता है। अगला बिंदु है विक्रयोपरांत सेवा न देकर। कई उपभोक्ताओं को दुकानदार क्या करते हैं, सामग्री का विक्रय कर लिया और इसके बाद किसी भी तरह की सेवा नहीं देते। इस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण होता रहता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप तैयार जरूर कर लेना। अगला जो प्रश्न है यह तो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। कह रहा है वैश्वीकरण क्या है, इसके 4 लाभ बताइए। तो वैश्वीकरण क्या है और इसके 4 लाभ कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान देंगे। अपने देश के बाजारों को दूसरे देशों के लिए खोलकर दूसरे देशों के बाजारों में प्रवेश पाकर बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर देना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी अपने देश के बाजारों को दूसरे देशों के लिए खोलकर और दूसरे देशों के बाजारों में प्रवेश पाकर बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर देना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के 4 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्विक पूंजी का स्वतः प्रवाह होने लगता है। वैश्विक पूंजी स्वतः प्रवाहित होने लगती है। और अगला है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। और अगला लाभ है विकास दर में वृद्धि होती है। इसके बाद चौथा लाभ क्या है, उपभोक्ताओं को विविध उत्पाद सुगमता से मिलने लगते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन कौन था, उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है, यहां से प्रश्न बहुविकल्पी भी आता है। नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। अब बहुविकल्पी प्रश्न जो आता है वह आता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है, तो उत्तर होगा फ्रांस देश से। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। और यहां पर आगे क्या लिखा जाएगा कि नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। यानी नेपोलियन ने कौन कौन से देशों को पराजित कर दिया, ऑस्ट्रिया को, प्रसा को, रूस आदि देशों को पराजित कर दिया और उन पर अधिकार कर लिया था। वह 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। प्रश्न आता है कि नेपोलियन कब पराजित हुआ, उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। किस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में। किस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं सामाजिक विज्ञान के। यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी कर पाओगे 2024 बोर्ड परीक्षा की। तो आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। जय हिंद।